यहाँ पर ए जी के साथ ए जी और सी के अलावा यूरेसिल है, यहाँ पर ए जी और सी के अलावा थायमीन है, तो यूरेसिल इज मोर रिएक्टिव एंड थायमीन इज लेस रिएक्टिव, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा। ये यूरेसिल है, थायमीन है, तो इस तरीके से डीएनए ज्यादा स्टेबल है। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, द जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशंस। चैट में तुम क्या बात कर रहे हो पता नहीं चल रहा मेरे को, मुझे भी तो पता चले तुम आपस में क्या बात करते हो। लो कर दी चैट, चैट कर दी, अब मैंने प्राइवेट कर दी, इट्स ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं द जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशंस। स्लो म्यूटेशंस मतलब कि स्लो म्यूटेशंस भी होने चाहिए। अगर स्लो म्यूटेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा कि इवोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, तो स्लो म्यूटेशंस भी होने चाहिए। डीएनए में स्लो म्यूटेशंस होते हैं, बट आरएनए में बहुत तेज म्यूटेशंस होते हैं, इसमें फास्ट इवोल्यूशन आरएनए में होगा, स्लो म्यूटेशंस डीएनए में होते हैं, तो धीरे धीरे म्यूटेशंस होते हैं, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं आरएनए, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस, इसमें बहुत तेज म्यूटेशन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आरएनए वायरस है, आरएनए अनस्टेबल है, तो जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी नई स्ट्रेन बन रही है, इस वजह से कोरोना अनस्टेबल है। आगे बात समझ में। अब आगे बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, इस तरीके से एक्सप्रेस होने चाहिए। मतलब डीएनए डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं हो सकता है कभी भी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से फिर बनेगा हमारा सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, बात खत्म। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से एंजाइम बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा, और हाइट का अगर कैरेक्टर तो हाइट बढ़ जाएगी, तो ये मेंडेलियन कैरेक्टर है। सो डीएनए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, डीएनए इज स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्टेबल है इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और आरएनए की अगर हम बात करें तो ये बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए अनस्टेबल है, बट इट इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सेल है, इसके न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है, डीएनए, इसको ट्रांसमिशन करना है इस इंफॉर्मेशन को, इसको यहां से डीएनए से साइटोप्लाज्म में लेके आरएनए आता है, तो आरएनए इज बेटर फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए, एंड डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज के लिए। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। एकता यादव, कनक शर्मा, कि जो फोर्थ पॉइंट रिटर्न में लिखा है उसका मतलब क्या है, मैं समझा चुका हूं। इसका मतलब कि मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस हो, डायरेक्ट ही एक्सप्रेस ना हो। अगर डायरेक्ट एक्सप्रेस होगा तो डीएनए में डीएनए की ब्लेंडिंग हो सकती है, प्रोटीन और प्रोटीन ब्लेंडिंग दिखा सकती है, लेकिन डीएनए कभी ब्लेंडिंग नहीं दिखाता है। हाँ, कोरोना वायरस में डीएनए नहीं होता है, कोरोना वायरस में आरएनए होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी कि डीएनए जो है वो स्टेबल है, तो ये बेस्ट है इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होता है। लेकिन आरएनए जो बेटर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए, कि यहां से निकल के इंफॉर्मेशन आ रही है, यहां से निकल के न्यूक्लियस से निकल के इंफॉर्मेशन आ रही है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हम बात कर चुके हैं डीएनए के प्रॉपर्टीज की। तो देखो, डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। बट मोस्ट प्रीफर्ड जो मटेरियल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए वो है डीएनए, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आरएनए। तो
डीएनए की स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए प्रीफर्ड मटेरियल है फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज। कितनी बात करके डीएनए और आरएनए की जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो रेप्लिकेशन है, ये सबसे पहले बताया था किसने? रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1953 के अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला था कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव अप्रोच से ये रेप्लिकेट करता है। अब इसका मतलब क्या है सेमी कंजर्वेटिव का? कि जैसे मान लो कि ये डीएनए है हमारा, ये ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। तो अब क्या होगा, जब इसको रेप्लिकेट करना होगा तो इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी। ये तो ओल्ड वाली रहेगी, देखो ये रेड वाली जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो नई वाली स्ट्रैंड बनेगी वो एकदम न्यू बनेगी, वो पेरेंट से नहीं आएगी। तो नई स्ट्रैंड कैसे बनेगी? इस तरह से। तो नई स्ट्रैंड ऐसे बनेगी, ये न्यू है, ये एकदम जैसे कि ये न्यू स्ट्रैंड है एकदम, ये लो, ये न्यू स्ट्रैंड बन गई नई। तो देखो ये वाली ओल्ड ओल्ड डीएनए था, ओल्ड डीएनए, ओल्ड डीएनए था। यहां पर ये है जो ये न्यू न्यू स्ट्रैंड है, और ये एक ओल्ड है, ये एक न्यू है, ये एक ओल्ड है। तो इस तरह से एक बनने वाले, एक से जब दो डीएनए बनेंगे, एक से जब दो डीएनए बनेंगे तो एक स्ट्रैंड उसमें ओल्ड वाले की रहेगी, एक न्यू बनेगी, एक ओल्ड वाले की रहेगी, एक न्यू बनेगी। यही सेमी कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये बात होती है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता, यहां पर पहले एक बहस चला करती थी, एक डिबेट हुआ करती थी। कुछ लोग बोलते थे ये डिस्ट्रप्टिव मेथड है, कुछ बोलते थे ये कंजर्वेटिव मेथड है, कुछ ने बोला ये कि सेमी कंजर्वेटिव है। अब डिस्ट्रप्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों ने बोला कि जो ये पुराना डीएनए है, इससे जब नया डीएनए बनेगा इसमें कुछ पार्ट पुराने का होगा, कुछ पार्ट पुराने का होगा, कुछ पार्ट पुराने का होगा, इस तरीके से कुछ पुराना होगा, कुछ पुराना होगा, कुछ पुराना होगा, फिर कुछ नया होगा, फिर कुछ नया होगा। इस तरीके से ये बनेगा। जैसे कि ये पुराना वाला पार्ट मैंने बनाया है, अब जैसे कि ये नया बन गया, पुराने के बाद में ये नया बन गया, ये नया बन गया, ये नया बन गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रप्टिव अप्रोच थी। फिर उसने बोला कि कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, मतलब कि ये पुराना वाला डीएनए है, तो जब ये नया बनेगा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, आज पेन भी नहीं चल रहा सही से। ये जो पुराना वाला डीएनए है, पूरा मिट गया हूं। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या था कि ये पुराना वाला डीएनए है, जब नया बनेगा तो एक तो ऐसा कैसा बन जाएगा, और एक पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा बनेगा नया वाला। इस तरीके से एक पूरा का पूरा बनेगा नया वाला, ये एक नया बन गया। ठीक है, वो क्या क्या हो रहा है इसमें? एक ही पूरा का पूरा नया वाला बन गया, ये लो। तो ये वाला देखो ओल्ड था, तो एक जब दो बने एक से, तो एक तो ओल्ड ही रह गया और एक न्यू बन गया पूरा का पूरा। तो ये होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। तो इसको, ये सारी की सारी अप्रोच फेल हो गई। जो साबित कर पाया कोई साइंटिस्ट, जो कोई साबित कर पाया अपना कोई भी साइंटिस्ट जो ये साबित कर पाया कि ये कैसी है सेमी कंजर्वेटिव अप्रोच। अब इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेसलसन, मेसलसन एंड स्टाल। मेसलसन एंड स्टाल,
मैसेल्सन एंड स्टाल ने ये साबित कर दिया कि जो ये पहले वाली अप्रोच चलती थी। हाँ विनीता बोलो, तुम्हारा जवाब देते हैं, बताओ, पूछो विनीता। मैसेल्सन एंड स्टाल आपके, हाँ ठीक है ना, मेरे साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी मच ग्लैड कि तुम मेरे साथ लिख रहे हो सब बच्चे, तो अच्छी बात है ना। मैसेज अरे अच्छी बात है, मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखो, अगर कोई नहीं लिख पा रहा है, नहीं स्लाइड वाला नहीं लिखना है, स्लाइड तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाने दो पहले, उसके बाद में सारी चर्चाएं करेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ाने दो, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। देखो मैसेल्सन एंड स्टार्क ने क्या किया कि ये इसको प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो चीजों का यूज किया। एक तो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नॉर्मली इसका मास होता है 14, लेकिन यहां पर ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल। अब इसका एक हैवी आइसोटोप है जो कौन सा है, N715, ये हैवी है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या नाइट्रोजन में रेडियो एक्टिविटी होती है? क्या नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिविटी दिखाता है? ये बताओ। नहीं दिखाता है, तो आप इसको रेडियो एक्टिविटी से सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसको आप रेडियो एक्टिविटी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यह है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। यहां पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड को फिल कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसके अंदर सीजियम क्लोराइड को फिल करोगे ना, थोड़ी देर में सेटल होने दोगे, जैसे इसको सेटल होने दोगे तो क्या होगा, यहां पर सीजियम क्लोराइड नीचे ज्यादा होगा, बीच में कम होगा, ऊपर बहुत कम होगा। मतलब एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा सीजियम क्लोराइड का, कि सबसे ऊपर बिल्कुल कम, बीच में सबसे थोड़ा ज्यादा, नीचे सबसे ज्यादा। तो यहां पर इस जगह पे बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। ठीक है, यहां पर ठीक ठाक, ठीक ठाक, और यहां पर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस तरीके से यहां पर सीजियम क्लोराइड एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा सीजियम क्लोराइड का। अब क्या है कि यहां पर आप क्या करोगे, एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर, मान लो यहां पर ये लिक्विड है, ये पेन सही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, पता नहीं क्या दिक्कत है इस पेन के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या है कि ये इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड में अगर तुम किसी सॉलिड को डालते हो, तो अगर उसकी डेंसिटी इक्वल है, लिक्विड के इक्वल है, तो वो क्या करेगा, इस लिक्विड के अंदर आधा डूबेगा आधा तैरेगा। इस तरह से रहेगा वो, आधा डूबेगा आधा तैरेगा, इस तरीके से। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो पूरा का पूरा ऊपर तैरेगा, इस तरीके से, ये पूरा का पूरा ऊपर तैरेगा, इस तरीके से। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या लिक्विड से ज्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब ये ग्रेविटी है इधर, इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी वेट में डिफरेंस होगा ना, तो वो दिखेगा। सबसे भारी वाला यहां आ जाएगा हैवी, सबसे भारी वाला यहां आ जाएगा सबसे हैवी, और सबसे लाइट वाला यहां आ जाएगा, और बीच में जो मीडिएटर्स होंगे वो आ जाएंगे, बीच में मीडिएटर्स आ जाएंगे। तो सबसे नीचे हैवी होगा, सबसे ऊपर लाइट वाला होगा, लाइट वेट वाला होगा, और बीच में मीडिएटर्स आ जाएंगे। तो इन टेक्निक्स का यूज किया। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज किया। नाइट्रोजन का आइसोटोप का जिसका यूज किया वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उसको डेंसिटी के बेसिस पर डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज करने से क्या होता है कि सबसे भारी वाला नीचे सेटल हो जाता है,
उससे हल्का वाला ऊपर, और सबसे हल्का वाला, सबसे लाइट वाला सबसे ऊपर सेटल हो जाता है। ये हमने बात करी। अब इसमें जिसको जो बनाना है जल्दी से बना लो, जो लिखना है, नहीं लिखा है तो लिख लो। ठीक है, हाँ मैं वेट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। N14 तो हमारे हमारे डीएनए में होता है ही। N14 तो वैसे भी होता है, हर किसी के डीएनए में होता है। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं तो N14 तो होता है। N14 के साथ साथ में N15 का भी यूज किया। N14 तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन N14 के साथ साथ में N15 का भी यूज किया। ठीक है, अब इसको चलते हैं हम आगे। अब देखो क्या किया इन्होंने, क्या किया कि यहां पर क्या लिया कि एक लिया बैक्टीरिया, ये लिया इकोलाई। क्या लिया? इकोलाई। इकोलाई। इसका जो डीएनए है ये कैसा है बताओ? ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है। ये डीएनए की दो, पता नहीं यार क्या है इसमें दिक्कत, पेन ही नहीं चल रहा सही से। ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ठीक है। जो ये एक स्ट्रैंड है इसमें भी नाइट्रोजन कौन सा है? 14 वाला है। और इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन 14 वाला है। इसमें भी नाइट्रोजन 14 वाला है और इसमें भी नाइट्रोजन 14 वाला है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखो, यहां पर पहले नॉर्मल नाइट्रोजन होता है 14 वाला। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं दिखवाता हूं, अगर नहीं चलता दिखवाता हूं, रुको। अब सुनो, यहां पर पहले ये एक्सपेरिमेंट समझ लो, फिर करवाएंगे इसको चेंज। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इकोलाई है इसके अंदर एक नॉर्मल वाला डीएनए है, जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस नॉर्मल वाले हैं, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो N14 वाला ही है। अब इन्होंने क्या किया, इसको बहुत सारी जनरेशन तक इसको ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में जिसके अंदर क्या था, NH4 NH4Cl था। इसमें 15 था, नाइट्रोजन 15 था। NH4Cl था, नाइट्रोजन 15 था। इस मीडियम में ग्रो करवाया इस इकोलाई को, इकोलाई को मीडियम में ग्रो करवाया। इकोलाई, इस इकोलाई को ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में NH4Cl के अंदर ग्रो करवाया, जिसमें N15 वाला नाइट्रोजन था। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर आगे चलते हैं हम। आगे जैसे हम चलेंगे तो क्या होगा कि यहां पर इसको मान लो 500 जनरेशन तक ग्रो करवाया। कितनी जनरेशन तक ग्रो करवाया? 500 जनरेशन तक ग्रो करवाया। 500 जनरेशन के बाद में हमें जो इकोलाई मिलेगा उसकी दोनों स्ट्रैंड कैसी हो जाएंगी? उसकी दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगी, यहां पर एक इकोलाई हमने लिया, यहां पर एक इकोलाई लिया हमने, इसकी दोनों स्ट्रैंड, जो इसका डीएनए है, इसकी दोनों स्ट्रैंड कैसी है? ऐसी, N15 N15। अब इसका डीएनए कैसा हो चुका है? N15 वाला हो चुका है। हाँ निदांशु, न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर NH4Cl है, जिसमें नाइट्रोजन में 15 वाला है ना, हैवी नाइट्रोजन है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो लिया है। अब इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड हो गई है N15 वाली। अब यहां पर हमने बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया है N15 से। अब क्या करोगे? अब यहां पर आओगे एक्सपेरिमेंट पर। सबसे पहले एक लोगे बीकर, ये बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या डाल दिया? ये वाला बैक्टीरिया लाके डाल दिया, जिसकी दोनों स्ट्रैंड कैसी थी? इसकी दोनों स्ट्रैंड N15 वाली थी। ठीक है, N15 वाली दोनों स्ट्रैंड। बात समझ में आ गई? अब क्या किया, मीडियम के अंदर हमने डाल दिया NH4Cl। क्या डाल दिया? NH4Cl, और इस बार ले लिया नाइट्रोजन 14 वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? NH4Cl नॉर्मल वाला डाला। ठीक है, अब 20 मिनट्स में क्या होगा? बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर लेता है 20 मिनट में।
20 मिनट में 1 से 2 इक्वलाई बन जाते हैं 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट बाद में हम देखो यहाँ पे बीकर लिया, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर क्या हो जाएगा 20 मिनट बाद में 1 से 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इनका डीएनए कैसा है बताओ। इनका डीएनए मान लो, इनका डीएनए यहां पर ऐसा था N15 N15, दोनों में N15 N15 था। अब यहां पर क्या होगा, जब नए वाले डीएनए बनेंगे तो N15, ये जो एक स्टैंड, दोनों स्टैंड अलग अलग होंगी, ये स्टैंड, ये स्टैंड, ये भी N15 वाली है और ये भी N15 वाली है, जो कि यहां से आई है, एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये। अब जो नई स्टैंड बनेगी, क्योंकि मीडियम के अंदर क्या था, NH4Cl नॉर्मल वाला था, NH4Cl नॉर्मल वाला था, यहाँ पे 14 वाला था। अब जो नया वाला स्टैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके का, ये लो, ये बन गया NH4 का नया स्टैंड, NH4 से नाइट्रोजन का नया स्टैंड, डीएनए का नया स्टैंड। तो ये नया स्टैंड जो है कैसा है, N14 वाला, N14 वाला, और ये भी N14 वाला। आगे बात समझ में। फिर 20 मिनट्स बाद में क्या होगा, 20 मिनट्स बाद में हमारे पास में 20 मिनट, अब 20 मिनट बाद में क्या होगा, अब 20 मिनट बाद में ये 2 से हो जाएंगे 4, ये 2 थे, अब ये 2 से हो जाएंगे 4, ये लो, 1 2 3 4, 4 हो गए। इन चारों में डीएनए कैसा बनेगा, देखो यहां से ही बनेगा डीएनए, इसी का रेप्लिकेशन होगा। तो ये वाली स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी, इसमें 2 तो N14 वाली है, 2 तो N14 वाली है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रैंड को N14 जो ये रही, ये वाली और ये वाली, N14 को अलग लिख लो और N15 को अलग लिख देता हूं, लो ये हो गई N15 वाली स्ट्रैंड, ये लो, ये N15 वाली। अरे यार, पता नहीं कौन सा ही कलर आ रहा है। ये लो, ये हो गई N15 वाली, ठीक है। N15 वाली, 2 यहां पर N15 की थी, N15 वाली आ गई। अब जो नई बनेगी वो कैसी बनेगी बताओ, नई बनेगी वो कैसी बनेगी, NH4Cl है इसके अंदर, NH4Cl 14 वाला है, तो नई स्ट्रैंड कैसी बनेगी 14 वाली। तो 14 वाली का कलर अपन ने क्या ले रखा है, ब्लू कलर ले रखा है, तो ब्लू कलर देना पड़ेगा, ये लो, ये लो, ये 14, ये 14, ये 14, ये 14। तो यहां पर क्या हो गया, देखो ये 14 14 14 14 14, सॉरी 15 14 15 14। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 तो बन रही है हाइब्रिड और 2 बन रही है नॉर्मल वाली, 2 डीएनए तो बन रहे हैं हाइब्रिड और 2 डीएनए बन रहे हैं लाइट वाले। तो अगर हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट निकालें तो देखो इस वाले में क्या था, इस वाले में पूरा का पूरा क्या था, ये वाला डेंसिटी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम सीजियम क्लोराइड, ये टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ये वाले में हैवी डीएनए था, हैवी, इधर ग्रेविटी है नीचे की साइड, ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है, तो यहां पर ये सेटल हो जाएगा, यहां पर सबसे नीचे ये सेटल हो जाएगा, यहाँ पे N15 वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए N15 वाला है, दोनों स्टैंड N15 के यानी दोनों हैवी है, तो नीचे सेटल हो गया। यहां पर जो देखें अगर डेंसिटी ग्रेडियंट, तो यहां पर जो देखेंगे तो यहां पर देखो दोनों स्टैंड कैसी है, हाइब्रिड है, ना तो हल्की है ना भारी है, क्योंकि एक स्टैंड N14 की है, एक N15 की है, एक N14 एक N15 की है, तो ये यहां पर आके सेटल हो जाएगी, यहां पर बीच में, तो इसका आएगा बीच में बैंड। और अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर कैसी है, 2 स्टैंड लाइट है और 2 स्टैंड हैवी है, तो 2 स्टैंड लाइट है, वो लाइट वाली तो ऊपर आ जाएगी सबसे, यहां बैंड आएगा, और जो हाइब्रिड वाली है उनका बैंड यहां आएगा। अब इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ कि हैवी वाली का बैंड नीचे आएगा, मीडियम वाली का बीच में आएगा, और फिर तीसरे में मीडियम और लाइट दोनों है तो लाइट का ऊपर और मीडियम का बीच में आएगा, बताओ।
तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो यहां पर दोनों स्ट्रैंड भारी थी, अगले में सेमी कंजर्वेटिव जब मेथड लगाया तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई और नई बनने वाली स्ट्रैंड बन गई N14 वाली, तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए बना। फिर आगे वाली में फिर से स्ट्रैंड अलग अलग हुई, तो दो डीएनए तो लाइट वाले बने और दो बने हैवी वाले, दो बने हाइब्रिड वाले। तो इसका मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड सेमी कंजर्वेटिव होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको बनाओ जल्दी से, इतने में मैं पेन को सही करवाता हूं। मीडियम में जो होगा उसी से तो बनेंगे नए नाइट्रोजन स्पेसेस। बता रहे हैं हम, इस बता रहे हैं, पहले इसको बना लो, बना लो। आदित्य सर नहीं है, लंच का टाइम तो है नहीं। और देखना आदित्य सर है कि नहीं। अब आ रही है? तो पहले क्यों नहीं बोला इतनी देर से? मैंने पूरा समझा दिया। मैं पूरा समझा के निकल गया, पहले बोला ही नहीं तुमने। अच्छा सुनो, वापस से देख लो, वापस से देख लो। हाँ, अब देख लो वापस से, अब सुन लो वापस से पूरी बात। यहां पे हमने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया जिसमें दोनों की दोनों स्ट्रैंड N14 वाली है, वो नॉर्मली होती है। इसको ऐसे मीडियम पे ग्रो करवाया जहां पर मीडियम में NH4Cl है, जो कि 15 वाला है, NH4Cl 15 वाला है। अब कुछ जनरेशन के बाद में जो बैक्टीरिया मिलेगा हमें इस मीडियम से, उसके अंदर दोनों की दोनों स्ट्रैंड कैसी होंगी, N15 वाली। ये N15 वाली आ गई। अब इस वाले बैक्टीरिया को निकालो और ऑब्जर्व करो, एक बैक्टीरिया को निकालो और ऑब्जर्व करो NH4Cl, नॉर्मल NH4Cl N14 वाले पे, ठीक है। 20 मिनट बाद में ये 1 से 2 हो जाएंगे, 20 मिनट बाद में इनका रेप्लिकेशन हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे ये। तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई, ये हो गई अलग, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई, ये अलग अलग होने के बाद नई स्ट्रैंड कौन सी बनेगी, N14 वाली, तो ये हाइब्रिड वाली स्ट्रैंड बन गई यहाँ पे। फिर उसके 20 मिनट बाद में वापस से रेप्लिकेशन होगा, इन स्ट्रैंड को वापस से खोल दो, जैसे इन स्ट्रैंड को खोल के वापस से नई बनाओगे तो नई कौन सी बनेगी, N14 वाली। तो दो स्ट्रैंड तो बन गई प्योर लाइट और दो बन गई हाइब्रिड। अब जब इनका डेंसिटी ग्रेडियंट निकालोगे तो ये देखो, ये हल्का है ना, ये सबसे लाइट है, तो ये लाइट है, तो ये सबसे, सॉरी, ये सबसे भारी है N15, तो ये सबसे नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये हाइब्रिड वाला है, तो यहां पर एक स्ट्रैंड हल्की है, एक भारी है, एक लाइट वेट है, एक हैवी वेट है, ये बीच में आ जाएगा। और थर्ड वाले में देखो, दो स्ट्रैंड कैसी है, लाइट वेट है, और दो स्ट्रैंड कैसी है, हाइब्रिड है, तो ये बीच में आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। अब बात समझ में आ गई? तो इसको जल्दी से बना लो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट होता है। अब हम करते हैं बात क्वेश्चंस की। देखो यहां पर देखो क्या होता है कि ये था डीएनए, जब ये रेप्लिकेशन में जाएगा तो दोनों स्ट्रैंड इस तरह से खुल जाएगी, खुल गई। अब दो स्ट्रैंड नई बनेगी, तो दो तो इसमें ये पेरेंटल है, ये तो ओल्ड है, ओल्ड, ये भी ओल्ड है, ओल्ड। अब एक स्ट्रैंड बन गई न्यू, ये न्यू है, न्यू, और ये भी न्यू है। तो इस तरीके से होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये मेसर्सने-स्टाल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने यहां पे समझाया है। अब आप एक काम करो, आप करो क्वेश्चन। ये लो, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो।
An E. coli cell with light DNA was allowed to grow in culture medium containing heavy isotope of nitrogen. After growth of 60 minutes, find out percentage of light, hybrid and heavy DNA respectively. क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो. चलो इसका मैं बता देता हूं. An E. coli cell with light DNA was allowed to grow in culture medium containing heavy isotope. हाँ, आकृति का बिल्कुल सही है. तो कैसा डीएनए था ये? कैसा डीएनए था ये? लाइट डीएनए, यानी कि ऐसा था N14 हो गया. ठीक है. 20 मिनट बाद में क्या हुआ? 20 मिनट बाद में रेप्लिकेट किया तो 20 मिनट बाद में क्या होगा कि ये N14 खुल जाएगी. ये N14, ये N14 और ये N14. ठीक है. अब यहां पर हमें करनी पड़ेगी कलर चेंज, क्योंकि ये हैवी वाली आएगी. नई स्ट्रैंड कौन सी आएगी? हैवी वाली. तो ये लो, ये हैवी वाली, ये हैवी वाली N15 N15. ठीक है, ये हो गया. अब आगे चलो. आगे अब 20 मिनट बाद में वापस से रेप्लिकेशन होगा. वापस से खोल डालो इनको. तो दो तो यहां पर है, ये वाली दो स्ट्रैंड तो कौन सी है? N15 वाली. और दो स्ट्रैंड कौन सी है? N14 वाली. तो दो स्ट्रैंड है N14 वाली, तो इनको वापस से उसी कलर में डालना पड़ेगा. ये N14 वाली. अब जो नई बनेगी वो कौन सी बनेगी? नई जो बनेगी, हाँ अब सुन लो सब आंसर. जिसका 2 और 6 है उसका सही है, बाकी जो बता रहे हैं उनका गलत है. अब सब सुनो आंसर. अब यहां पर नई वाली कौन सी बनेगी? नई वाली बनेगी हैवी वाली, क्योंकि मीडियम में क्या है? हैवी है. तो यहां पर नई वाली हैवी बनेगी. तो यहां पर ये ले लो हैवी, ये लो. बन गई हैवी, ये बन गई हैवी. अब ये 4 से 8 होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. 20 मिनट बाद में क्या होगा? ये क्या है? 15 15 15 15 14 15 14 15. ठीक है. अब आगे चलते हैं नए वाले में. तो नए वाले में इनको वापस से ये देखो 1 2, यहां पर 2 स्टैंड थी, दोनों को खोल के लिख दिया. आगे वाली में 2 स्टैंड, दोनों को खोल के लिख दिया. फिर आगे वाली में 2 स्टैंड हैवी है और 2 स्टैंड लाइट है, तो उनको खोल के लिखो. 2 स्टैंड हैवी और 2 लाइट है. ठीक है. अब जो नई वाली स्टैंड बनेगी वो कैसी बनेगी बताओ? जो नई वाली स्टैंड बनेगी वो सारी की सारी हैवी बनेगी. तो हैवी बना दो. ये लो, 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 ये लो. अब मुझे बताओ इनमें से हाइब्रिड कितने हैं? टोटल कितने? 8 हैं. टोटल है 8. टोटल डीएनए है 8. 2 हाइब्रिड है तो 2/8 इंटू 100, यानी कि 25%. ये हो गए हाइब्रिड. और अगर हम बात करें हैवी की तो 6/8 और ये हो गए 75%. अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? कौन नहीं कर सकता? आ गया समझ में? डन. ठीक है. अब चलते हैं आगे. सेकंड क्वेश्चन करो. अब सेकंड क्वेश्चन करो लोग. ये तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि ये आपको यहां पे मिल जाए. ये लो. सेकंड क्वेश्चन करो. An E. coli cell with hybrid DNA was allowed to grow in a culture medium containing light isotope of nitrogen. After second generation, find out percentage of light, hybrid and heavy DNA respectively.
बताओ। हाँ देखो कैसे होगा, ये होगा इस तरह से, N14 N15 दे रखा है, उसके बाद में क्या होगा सेकंड, अरे आफ्टर सेकंड जनरेशन मतलब कि थर्ड जनरेशन में नहीं निकालना है, सेकंड में ही निकालना है, सेकंड जनरेशन में ही निकालना है। तो यहां पर फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया इस तरीके से, और सेकंड में क्या हो गया इस तरीके से। तो 25% एंड 75% हो गया। ये देखो टोटल डीएनए 4, लाइट डीएनए 3 और हाइब्रिड 1। तो लाइट डीएनए का परसेंटेज 75% और हाइब्रिड डीएनए का 25%। बताओ सही है कि नहीं है। सेकंड जनरेशन के बाद मतलब आफ्टर सेकंड जनरेशन लिखा है तो सेकंड जनरेशन में ही देखना है, थर्ड जनरेशन में निकालोगे तो गलत आएगा। ओके देख लो, अब सब आंसर देख लो, सॉल्यूशन सबको समझ में आना चाहिए। बीस मिनट के बाद में फर्स्ट जनरेशन आएगी, अगली 20 मिनट के बाद में सेकंड आ जाएगी, अगली 20 मिनट के बाद में थर्ड आ जाएगी। ठीक है मोहम्मद, काफी क्वेश्चन है, अभी पीपीटी में तो इतने ही है क्वेश्चंस, और चाहिए तो मॉड्यूल में है, मैं करवा दूंगा क्वेश्चंस। हैवी वाला कैसे निकालेंगे प्रियंका कश्यप, हैवी वाला होगा तो अपने आप आ जाएगा, जरूरी थोड़ी होए ही हैवी वाला। यहाँ पे हाइब्रिड दिया है, मीडियम नॉर्मल है, तो फिर हैवी वाला होएगा ही नहीं। यहाँ पर 40 मिनट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ली है 20 मिनट बाद में, अगली वाली भी 20 मिनट बाद में, तो ये वाली 20 और ये वाली 20 मिला के 40 मिनट बता दिया इसने, घबराने की बात नहीं है। ठीक है 20 और 20 को जोड़ के 40 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ अभिनव बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। An E. coli cell with fully radioactive DNA was allowed to grow in a culture medium containing non-reactive radioactive isotope. After growth of 40 minutes, find out percentage of radioactive and non-radioactive DNA respectively. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी दे रखा है इस क्वेश्चन को, और आप लोग अगर करना चाहते हो तो अभी कर लो, इसको करो। मोहम्मद करो क्वेश्चन, आंसर दो। ये एक तरीके से मैसेल्सन स्टार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब उन्होंने रेडियो एक्टिव यूज नहीं किया था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव का है, तो अपन कैसे करेंगे एन इक्वलाइज सेल विद फुल्ली रेडियो एक्टिव, कैसे करोगे फुल्ली रेडियो एक्टिव, यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव और ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर अब जो बनेगा ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नॉर्मल। अब अगली बार क्या होगा, यहां पर देखो रेडियो एक्टिव
नॉर्मल, रेडियो एक्टिव, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, 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 नॉर्मल। तो बताओ चार में से कितने हैं रेडियो एक्टिव? एक तो ये वाला है रेडियो एक्टिव और एक ये वाला रेडियो एक्टिव है, मतलब कि 2/4, मतलब 50% है रेडियो एक्टिव और 50% है नॉन रेडियो एक्टिव। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कैसे होता है उसका एक पहले मैं बता रहा हूं, एक नॉर्मल डायग्राम, एक नॉर्मल स्कीम। ओरली हो गया था मोहम्मद, बढ़िया। बस ऐसा ही है, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है सब कुछ, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। ओरली हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में जब रेप्लिकेशन होगा तो देखो यहां पर ये क्या है, डबल सर्कुलर, ये डीएनए है डबल सर्कुलर। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि एक होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जहां पर से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन कहां पे स्टार्ट होगा? ORI पे स्टार्ट होगा। ORI पे सबसे पहले क्या होगा? अनजिपिंग होगी, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। तो जैसे ही ORI पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो एक रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा, जो कि कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा ये। ये रेप्लिकेशन बबल है। अब इस रेप्लिकेशन बबल से देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए थे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया। ठीक है, ये बिल्कुल रेप्लिकेशन बबल बन गया। तो यहां पर इस डायरेक्शन में ये ORI है ना, इस ORI से इस डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशन, सॉरी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। यही है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में भी, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। तो इसको बनाओ पहले। प्रोकैरियोट्स में एक ORI, वहां से खुलेंगे, H बॉन्ड टूटेंगे और दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट है, इसी को बोलते हो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। बनाओ इसको। इसको ऐसे कैसे बना लो, एक नॉर्मल स्कीम है, कैसे काम होगा आगे। बना लिया क्या? ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो यूकैरियोट्स में क्या होगा। यूकैरियोट्स में लंबा डीएनए होता है, बहुत लंबा, ऐसे ऐसे। अब ये जो लंबा डीएनए है, इसमें एक ORI नहीं होता है, बहुत सारे ORI, 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 बहुत सारे ORI होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह पे ORI रखने पड़ेंगे ताकि वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस स्टार्ट हो और जल्दी से काम हो जाए। तो इस ORI से इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी होगा, इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी होगा, इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों डायरेक्शन प्रोसेस होगा, जल्दी काम हो जाएगा। यूकैरियोटिक डीएनए बड़ा है, इसलिए उसको रेप्लिकेट कराने के लिए एक से ज्यादा ORI होते हैं। तो कैसे होगा देखो, अपन इन दो ORI को खोल रहे हैं, यहां से अपन तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ये दो ORI खुल गए। ये लो, यहां पर इस पॉइंट से इधर भी रेप्लिकेशन होगा, इधर भी होगा, इधर भी रेप्लिकेशन होगा और इधर भी रेप्लिकेशन होगा।
यही होता है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अब आगे वाले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, आगे वाले में ये वाला भी खुल जाएगा, ये इतना भी खुल जाएगा, तो आगे वाले में ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आगे वाले में कुछ इस तरीके से होगा, इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है और इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है। इस तरह से ये रेप्लिकेशन होता रहेगा, दोनों स्ट्रैंड खुलती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी। ऐसे यहां पे भी ये ऐसे बन जाएगी और यहां पर भी ऐसे बन जाएगी। बात आ गई समझ में? इस तरीके से, ठीक है। तो ये अलग स्ट्रैंड, ये अलग डीएनए बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। इसमें जो ये पहले वाली स्ट्रैंड है ये पेरेंटल रहेगी, ये भी पेरेंटल है, ये वाली बाहर वाली, अंदर वाली नहीं बन जाएगी, दोनों में एक ही। तो इस तरीके से एक से दो डीएनए हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? बनाओ इसको। अगर आपको कोई पूछे रेप्लिकेशन की डायरेक्शन तो क्या बोलोगे? ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ। देखो ये ओपन है, ये बीच में ओपन है, यहाँ पे ये ओपन है, इससे क्लोज की तरफ, इससे क्लोज की तरफ ये ओपन एंड है, ये रहा, ये ओआरआई है। इससे इधर देखो, इससे क्लोज की तरफ, यहाँ पे देखो, इससे भी क्लोज की तरफ, यहाँ पे आ गई समझ में? तो ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ ये लो, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ ये लो। बताओ एक जनरल स्कीम समझ में आई कि नहीं आई ट्रांसक्रिप्शन की? सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रेप्लिकेशन की। ठीक है, लाइट भी चली गई। अब देखते हैं प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो देखो ऐसे होता है। मैं यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क बना रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि ऐसे ये है हमारा रेप्लिकेशन फोर्क। अब है क्या कि यहाँ पर देखो ऐसे है, समझाने के लिए बताऊं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, फिर ऐसे होने के बाद में ऐसे भी है और ये ऐसे भी है। यानी इधर भी एच बॉन्ड लगे हुए हैं और इधर भी एच बॉन्ड लगे हुए हैं। ये ओ आर आई है, क्या है? ओ आर आई है, ओ आर आई। इससे इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हमको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हमें इतना नहीं बनाना है। इससे इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी एच बॉन्ड टूटते जा रहे हैं इस कंडीशन, इस डायरेक्शन में, इधर भी टूटते जा रहे हैं। हमको कितना बनाना है? केवल एक रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन बबल है। इस पूरे को क्या बोलोगे? रेप्लिकेशन बबल। हम बबल पे नहीं समझेंगे, हम फोर्क पे समझेंगे। तो रेप्लिकेशन फोर्क बनाते हैं, ये रेप्लिकेशन फोर्क, ये इतना। इस पे समझेंगे हम केवल क्यों। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है, यहां पर हम समझने जा रहे हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। ये लो रेप्लिकेशन फोर्क, ये लो, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो यहां पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए थे अंदर, अंदर की साइड क्या लगे हुए थे? हाइड्रोजन एच बॉन्ड लगे हुए थे। तो यहां पर ये देखो, ये एच बॉन्ड, ये अब ये टूटते जा रहे हैं, ये टूटते जा रहे हैं। तो जो एंजाइम एच बॉन्ड तोड़ रहा है इधर बढ़ता हुआ, इसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज, क्या नाम है? हेलिकेज। ये यहां पर एंजाइम
एच बॉन्ड तोड़ रहा है तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज, हेलिकेज क्या कर रहा है, इनको तोड़ रहा है, तो ये क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड्स। ठीक है, अब जो दूसरा एंजाइम है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, दो लोग हैं उनमें अट्रैक्शन है, उनको तुम दूर दूर करोगे तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन वापस हो जाएगा, दूर दूर करोगे अट्रैक्शन वापस हो जाएगा, उनको क्या कुछ ना कुछ प्रिवेंशन देना पड़ेगा। तो यहां पर एक प्रोटीन है एसएसबी। हेलो, हाँ सर नमस्ते। एक प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी। एसएसबी ये यहां पर आके चिपक जाएगी, जैसे लड़कियां बालों में हेयर पिन लगा के अपने बालों को एक जगह एडजस्ट करती है ना, वैसे ही ये यहाँ पे एडजस्ट कर देता है इन स्ट्रैंड्स को। तो अब ये वापस से नहीं चिपकेगी, तो इस प्रोटीन का नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बात समझ में आ गई? ये क्या करती है, प्रिवेंशन ऑफ एच बॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ एच बॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ रीफॉर्मेशन, लिखो रीफॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ रीफॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां पर ये प्रिवेंशन हो चुका है। अब देखो, अगर आपके पास में आपने कोई रस्सी देखी होगी, जैसे चारपाई में रस्सियां लगी होती है, या कोई भी रस्सी जिसमें बहुत सारे कोइलिंग होती है, जिस रस्सी को हमने ऐसे कोइलिंग दे रखी है, बहुत सारी कोइलिंग है, उसमें क्या होता है, अगर आप उसको बीच में से खोलोगे ना, अगर आप उसको बीच में से खोलोगे तो क्या होगा, उसमें एक कोइलिंग टेंशन होता है, अगर उसको आप खोलोगे तो वो वापस से चिपक जाएगी, खोलोगे तो वापस से चिपक जाएगी। जैसे लड़कियों के बालों का हेयर बैंड, तो जो हेयर बैंड है ना, उस हेयर बैंड को आप लंबा खींचो और उसको कोइल करो, अब उसको कोइल करने के बाद में उसको बीच में से खोल के देखो, वो नहीं खुलेगा, जैसे वो खोलने की कोशिश करोगे वापस से चिपक जाएगा वो, है ना, कोकोनट वाली रस्सी, हाँ वो भी कह सकते हैं, वापस चिपकेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहां पर ये कोइलिंग थी, ठीक है, यहां पर ये कोइलिंग थी, यार अब इसमें कोइलिंग टेंशन है, तो टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, एक एंजाइम है टोपो आइसोमरेज, ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा कि इसमें यहां पे कट लगाएगा, क्या करेगा, कट लगाएगा, कट लगाने के बाद में इसको वापस जोड़ देगा, एक बार कट लगाएगा, जैसे ही कट लगाएगा वैसे ही कोइलिंग टेंशन निकल जाएगी। अरे रस्सी के अंदर अगर बीच में से कट लगा दोगे तो वो वापस से घूम जाएगी, कोइलिंग टेंशन निकल जाएगी, उसको वापस से चिपका दो फिर। तो यहां पर ये क्या करेगा, कट लगाएगा और इसको वापस चिपका देगा, फिर इधर भी कट लगाएगा अल्टरनेटिवली और चिपका देगा वापस से। तो अब ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, इसमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। ये लो, अब टेंशन फ्री हो गया, ये समझ में आ गई बात? जैसे ही ये कट लगा देगा टेंशन फ्री हो जाएगा, ये कट लगा के वापस से। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट रिमूव टेंशन, कोइलिंग टेंशन, रिमूव कोइलिंग टेंशन। ठीक है, ये कोइलिंग टेंशन को रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका एक दूसरा नाम क्या है, निक एंड रीसीलिंग, निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। क्यों बोलते हैं निक एंड रीसीलिंग, क्योंकि ये कट लगाता है और वापस से रीसील कर देता है, कट लगाता है वापस से जोड़ देता है, कट लगाता है वापस से जोड़ देता है। दैट इज वाई ये निक एंड रीसीलिंग एंजाइम है। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज क्या करता है, कोइलिंग की जो टेंशन होती है उसको रिमूव करता है। तो कोइलिंग की टेंशन कैसे रिमूव होगी, यहां पर कट लगाओ और वापस जोड़ दो। रस्सी के अंदर अगर तुम्हें कोई रस्सी है, कोइल्ड रस्सी मिली है, उसको अगर खींचोगे तो कोइलिंग टेंशन होगी, लेकिन उसमें कट लगाओ, वो टेंशन रिमूव हो जाएगा, वापस से जोड़ दो। तो कट लगा के जोड़ता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। अब इन तीनों एंजाइम के बारे में लिख लो, जो लिखा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, जल्दी करो।
ओके, तो यहां पर था निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। आयुषी मैंने बता दिया है वापस से, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप वो सुनना। ये केवल और केवल रिमूव करता है कोइलिंग टेंशन को। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में एच बॉन्ड होते हैं। अब एच बॉन्ड यहां पे होते हैं ऐसे, आपने एच बॉन्ड तोड़ के ऐसे कर दिए दूर दूर, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स होते ही वापस पास पास आके एच बॉन्ड बना सकते हैं। तो एसएसबी क्या करता है, एक एक स्ट्रैंड को अलग अलग चिपका लेता है। जैसे अपन तार के ऊपर कपड़े सुखाते हैं ना, तो जब चिमटी लगाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, वो उस रस्सी के ऊपर उस कपड़े को अटैच कर देते हैं, अब वो उड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही इसने भी क्या किया, सिंगल स्टैंड ने एक चिमटी लगा दी यहाँ पे, अब वो दोनों स्टैंड दूर दूर ही रहेंगी, पास पास में नहीं आ सकती। तो ये करता है एसएसबी। ये मैंने लगा रखी है चिमटी, देखो यहाँ पे, इसने यहाँ पे चिपका दिया, एसएसबी ने यहाँ चिपका दिया। ठीक है आयुषी, मैंने बता दिया है आपको कि टॉयलिंग टेंशन रिमूव करता है टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज कैसे करेगा, काटेगा और चिपका देगा, काटते ही कोइलिंग टेंशन निकल जाएगी। अरे भाई कोइलिंग की टेंशन थी, तो जैसे ही काटोगे वैसे ही कोइलिंग खत्म हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी रस्सी। ठीक है, तो यहां पे हमने इनकी बात करी, नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो अभी के लिए आज के लिए इतना है, ठीक है, इतना पढ़ लेना। अरे वो एक्चुअल में चिमटी नहीं है कि सरफेस पे चिपकाता है, वहां पे कोई तार नहीं है, समझाने के लिए बताया है। वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, वहां पे वो प्रोटीन है आकर के न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको पकड़ लेता है। कहने का मतलब है ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग चिमटी एक्चुअल में, वो एकदम एक्चुअल फिजिकली सब कुछ नहीं हो रहा है, समझाने के लिए बातें की जा रही है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में वापस से आगे पढ़ेंगे, कल भी क्लास है अपनी। बैक यूनिट का, हाँ, टोपोआइसोमरेज फॉस्फोडाइस्टर काट के चिपकाता है, एक फॉस्फोडाइस्टर काटेगा चिपका देगा, कॉलिंग की टेंशन रिमूव करके। ठीक है, ओके, हाँ ऑफलाइन में यही चल रहा है, एकदम एकदम सेम चल रहा है।